ललन टॉप की व्यूअर हैं करिश्मा। दिल्ली में रहती हैं, 26 साल की हैं। कुछ महीने पहले तक उनका वजन 90 किलो था। वो वजन घटाना चाहती थी। उन्होंने अपने दोस्तों से इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में खूब सुना था, इसलिए उन्होंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करने के बारे में सोचा। बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे उन्होंने ये डाइट शुरू कर दी। कुछ ही समय में उनका वजन तो घटना शुरू हो गया, पर उससे भी बड़ी दिक्कतें होने लगी। उनका हर वक्त कमजोरी महसूस करना, एक दो बार तो वो बेहोश भी हो गई। उनके पीरियड्स मिस होने लगे, हाजमा एकदम बिगड़ गया, सिर में दर्द रहने लगा, नींद नहीं आती थी। थक हार कर करिश्मा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए तो पता चला उनके शरीर में काफी विटामिन डेफिशिएंसी है, यानी शरीर में जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी कमी है। और ये सब इस डाइट के साइड इफेक्ट्स थे। करिश्मा चाहती हैं कि हम सेहत पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिटेल में बात करें, क्योंकि आजकल ये वजन घटाने का बहुत ही पॉपुलर तरीका बन गया है। बहुत लोग इसे कर रहे हैं, पर ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अगर इसे बिना एक्सपर्ट की सलाह के किया जाए या गलत तरह से किया जाए तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। डॉक्टर से जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं, सुनिए। देखिए, जैसा कि नाम से पता लगता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग बिहेवियर है जिसमें आप कुछ समय खाते हैं और कुछ समय फास्टिंग रखते हैं। अब ये बहुत तरीके से किया जा सकता है। कुछ लोग हफ्ते में 2 दिन फास्ट करते हैं और बाकी 5 दिन अपना नॉर्मल खाना खाते हैं। कुछ लोग 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन अपना खाना काफ़ी कम कर देते हैं, पूरा व्रत नहीं रखते। इसे 5:2 कहा जाता है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसमें लोग पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे में खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेंड हो गया है आजकल। बहुत लोग इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है वज़न कम करना। इसी वजह से लोग करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं इसके, पर वो मेन उद्देश्य नहीं होता है लोगों का। और इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो वज़न कम करने में सक्सेसफुल भी है। उसका कारण ये है कि जब हम सोचते हैं कि हमें वज़न कम करना है और हम डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने खाने पे ध्यान देंगे, तो भी हमें ध्यान नहीं रहता, हम कुछ खाते रहते हैं पूरे दिन और उस वजह से वज़न कम नहीं हो पाता। लेकिन जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ 8 घंटे खाएंगे और फिर 16 घंटे नहीं खाएंगे, तो उसमें क्योंकि हम 16 घंटे वाकई में नहीं खा रहे हैं तो वज़न कम होने लगता है। और इस वजह से ये मेथड वज़न कम करने में काफ़ी सक्सेसफुल है और इसीलिए पॉपुलर भी है। अगर ये तरीके से किया जाए तो वज़न तो कम होता ही है, जैसा कि मैंने बोला। इसके कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन का असर बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, उसके अपने फ़ायदे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होता है, वो फ़ायदा करता है। बॉडी के इंटरनल सेल्स जो डैमेज हो रही हैं उनको रिपेयर होने का टाइम मिलता है। और इन सब की वजह से हेल्थ तो बेनिफिट्स हैं ही ओवरऑल। हार्ट को भी बेनिफिट हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज़ इंप्रूव होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर होते हैं, इवेंचुअली ओवरऑल हार्ट को भी बेनिफिट हो सकता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे बेनिफिट्स छोटी छोटी स्टडीज़ में ही शो किए गए हैं। अभी लार्ज स्टडी ने नहीं प्रूव किया है कि पूरी तरह से सेफ है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो एक अच्छा मेथड हो सकता है, लेकिन एहतियात से करें, डॉक्टर की सलाह से करें। और अगर कोई भी कंसर्न्स हो या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस समय रुक जाएं, दोबारा अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप फास्ट नहीं करें 8 घंटे, उस समय आप कुछ भी खाएं और जो 16 घंटे आपने नहीं खाया उसको भी आपने कंपनसेट कर लिया या ओवरटेक कर लिया, तब तो वज़न कम नहीं होगा। दूसरी चीज़ें हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, स्पेशली जिनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको केयरफुल रहना चाहिए कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग होगी तो नुकसान हो सकता है। जिनका ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ जिन्हें अपने बेबीज़ को फीड करना है, या कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें इतना लंबा फास्टिंग पीरियड सेफ नहीं हो सकता है, तो उस समय हमें केयरफुल रहना चाहिए। और इसके लिए जिन लोगों को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मन हो रहा है
किसी भी रीज़न से उन्हें एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये सेफ है कि नहीं। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि ये बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अब फास्टिंग करना है इतना ज़्यादा और हम करना शुरू कर दें और हमें उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आने लगे, फिर भी हम करे जा रहे हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है। एक तो वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये नहीं होना चाहिए कि आपने 16 घंटे फास्ट किया और 8 घंटे में फिर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो बेनिफिट नहीं होगा। और तीसरा एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो ये कि बहुत सारे लोग अपना वजन कम कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, पर जब वो फास्टिंग करना छोड़ देते हैं तो वापस उनका वजन वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो शुरू हुए थे। तो आप अगर कुछ भी फास्टिंग करते हैं या कोई भी डाइट चेंज करते हैं तो आप वो करिए जिसको आप लंबे समय सस्टेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 महीने आप करके छोड़ दें, उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं पहले देखिए कि आपकी बॉडी क्या आपको अलाउ करती है और उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और लास्टली, जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिजीज़ है उनको एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए ऐसा एग्रेसिव फास्टिंग अडॉप्ट करने के पहले। वजन घटाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत असरदार है, नो डाउट, लेकिन अपने शरीर और उसकी क्षमताओं को समझना भी बहुत जरूरी है। आप अपने शरीर को जबरदस्ती पुश मत करिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको कमजोरी आ सकती है और यही नहीं, शरीर के अलग अलग अंगों पर भी असर पड़ता है। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अपने आप फास्टिंग शुरू मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। रोज की आदतें आपका दिमाग कमजोर कर रही हैं और उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। जब भी आप लगातार काम करते हैं तो क्या होता है, एक टाइम बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है, नए आइडियाज नहीं आते, गलतियां होने लगती हैं। दरअसल बाकी शरीर की तरह ही हमारा दिमाग भी थकता है, लेकिन कई बार दिमाग सिर्फ थकता नहीं बल्कि डैमेज होने लगता है, उसे नुकसान पहुंचने लगता है। दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं हमारी ही कुछ आदतें। रोज की कौन सी आदतें दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, ये हमने पूछा डॉक्टर गौरव गुप्ता से। डॉक्टर गौरव कहते हैं कि जब हम पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तब दिमाग डैमेज होने लगता है। हमारा जो कॉग्निटिव पावर है, यानी सोचने समझने की क्षमता, वो कम होने लगती है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब दिमाग के एक हिस्से, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसमें नए न्यूरॉन्स पैदा होने लगते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ये न्यूरॉन्स ही दिमाग के एक कोने से दूसरे कोने तक सिग्नल लेकर जाते हैं। हिप्पोकैम्पस नई चीजें सीखने और याददाश्त स्टोर करने का काम करता है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो दिमाग के सीखने और याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है। नए न्यूरॉन्स के बनने में दिक्कत आती है। इससे दिमाग की जो सोचने और समझने की क्षमता है वो कम होने लगती है। एक्सरसाइज ना करने से स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे शरीर में फील गुड हार्मोन्स बनते हैं, यानी एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। इनसे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी आदत है कुर्सी पर घंटों जमे रहना। हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन मिला हुआ खून, यानी फ्रेश खून की बहुत जरूरत होती है, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने से दिमाग में खून का फ्लो कम हो जाता है, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है इन द लॉन्ग रन। हम लंबे वक्त तक ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाते। सिर्फ यही नहीं, जब दिमाग तक खून कम पहुंचता है तब न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे अल्जाइमर। डॉक्टर गौरव आगे कहते हैं कि लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस से भी हमारा दिमाग डैमेज होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारे ब्रेन सेल्स खत्म होने लगते हैं और फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है जो याददाश्त और नई चीजें सीखने के लिए भी जिम्मेदार है। यह हिस्सा हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों से कनेक्शन बनाता है और हमारे विचारों, कामों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। लगातार स्ट्रेस में रहने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे दिमाग के हिस्से हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, हिप्पोकैम्पस हमारे कुछ सीखने और याददाश्त स्टोर करने का भी काम करता है। वहीं जब आप बहुत शुगर वाला खाना खाते हैं तब भी दिमाग को नुकसान पहुंचता है। देखिए, शुगर वाली चीजें खाने से शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब शरीर के फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन हो जाता है। इससे दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचता है और
इसके बाद न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। ज्यादा शुगर वाली चीजें खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह ग्लूकोज में नहीं बदल पाते, जिससे दिमाग की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, यानी दिमाग के कामों के लिए ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप एक अच्छी डाइट लें और एक दिन में 3-4 चम्मच से ज्यादा चीनी ना लें। अगर हो सके तो उतना भी अवॉइड करिए। साथ ही रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज जरूर करिए। कुर्सी पर घंटों मत जमे रहिए। हर आधे घंटे पर उठकर थोड़ा टहल लीजिए और अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए, ताकि दिमाग सही से काम करता रहे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए आलू को हेल्दी बनाने के तरीके एक्सपर्ट से। आलू करोड़ों लोगों की पसंदीदा सब्जी, पर बहुत ज्यादा बदनाम। जब भी किसी को वजन घटाना होता है तो वो सबसे पहले आलू खाना छोड़ता है। बहुत लोगों को आलू एकदम विलन लगता है, लेकिन ये वो विलन है जो हमने खुद बनाया है, वरना आलू बड़े काम की सब्जी है। दरअसल गलती हमारी भी है। हमारा आलू बनाने का जो तरीका है, यानी आलू की सब्जी बनाने का जो तरीका है, उसे खाने का जो तरीका है, वो थोड़ा गलत है। आलू को हेल्दी कैसे बनाया जाए ये हमें बताया डाइटिशियन कविता शर्मा ने। डाइटिशियन कविता कहती हैं कि आलू सस्ता मिलता है, आसानी से मिल जाता है, इसे बनाना बहुत आसान है और ये टेस्टी भी है। लेकिन आलू हेल्दी है या नहीं, इस पर अक्सर बहस छिड़ी रहती है। असलियत में आलू पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आलू में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो छोटी आंत में पचता नहीं है, बल्कि बड़ी आंत में पहुंचकर वहां मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है। अब आलू हेल्दी होगा या अनहेल्दी, ये हमारे बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। देखिए, जब आप आलू को फ्राई करते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, आलू की पकौड़ियाँ तलते हैं, तब उसमें कैलोरी और फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आलू को बेक करें, यानी सेकें, उसे उबालें या फिर भाप से पकाएं, उसके बाद खाएं। बिना या कम तेल मसालों वाला आलू हेल्दी होता है। आप चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। आलू कैसे बना रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि आप आलू खा किसके साथ रहे हैं। अगर उबले आलू पर मेयोनीज बहुत सारा डालकर आप खा रहे हैं, चीज डाल रहे हैं, तब आलू को उबालने का कोई फायदा नहीं होगा। आलू की इस डिश से आपको पोषण से ज्यादा फैट और कैलोरीज मिलेंगी, इसलिए आलू को किसी कम कैलोरी वाली चीज के साथ ही खाइए। लोग अक्सर आलू का छिलका निकाल देते हैं। हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आलू को छिलके के साथ भी खाया जा सकता है। आलू के छिलके में फाइबर समेत कई पोषक तत्व होते हैं। बस हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, अगर आप आलू को उसके छिलके के साथ खा रहे हैं तो छिलके को अच्छे से धोइए। डाइटिशियन कविता आगे कहती है कि कई बार लोग आलू इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें कार्ब्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कार्ब्स खाना बुरा नहीं है, बुरा है बहुत ज्यादा कार्ब्स खाना। कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं, हमारा मूड अच्छा रखते हैं और नींद की क्वालिटी भी सुधारते हैं। इसलिए आप बिना चिंता आलू खा सकते हैं। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आलू खा सकते हैं। वेट लॉस में आप एक मील में 100 ग्राम तक आलू खा सकते हैं। उबला आलू खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही सिर्फ आलू मत खाइए, दूसरी सब्जियां भी खाइए। कम मात्रा में आलू खाइए और इसे जो बनाने का तरीका है उसको सुधारिए। आलू को इस तरीके से ना बनाइए कि उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, शुगर हाई रहती है, तो फिर आलू आपका दोस्त नहीं है। डॉक्टर की सलाह के बिना आलू मत खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और दोपहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोएं। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला भाई, स्लो स्लो कर भाई, रोकना रोको पहले रोको। एक बैठा है इसको जो 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा।
इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।